लोगों की सोच बतला रही है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा, कौन अच्छा काम करता है? अब मैं ये नहीं कह सकता, जनता आकलन करेगी, वोट देने वाली जनता है। आपको किसका काम अच्छा लगता है? 50-50 अगर पड़े। बीजेपी यहाँ 400 प्लस की बात कर रही है और आप 50। 400 प्लस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मेरे को लगता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे मुद्दा रहेगा। जनता से बात किए तो जनता तो बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जनता क्या है, देखो बहुत इनोसेंट है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जो पब्लिक है ना बहुत इनोसेंट है। धर्म के नाम से आदमी कुछ भी उनसे करवा लो। स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लगना चाहिए लोकतंत्र है। आप इस बात को सोचिए कि पूरे विश्व के पटल में भारत की स्थिति क्या बन रही है। राजनांदगांव सीट की बात करते हैं अपन। भूपेश बघेल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कवर्धा, क्योंकि वहाँ एक हिंदुत्व का मुद्दा हावी है, और दूसरी बड़ी चुनौती होगी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे कि महादेव घोटाला हो गया और अन्य घोटाले हो गए। उस चुनौती को कैसे पार करना। नमस्कार, मैं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। लोकसभा चुनाव बस नज़दीक है, कुछ दिन और है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव में, क्योंकि ये सबसे चर्चित सीट है और हॉट सीट भी है, क्योंकि भूपेश बघेल चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस वक्त हम हैं मानव मंदिर के पास, क्योंकि ये राजनांदगांव का केंद्र है जहाँ बहुत से लोग आते हैं चाय पीने। हर क्षेत्र से लोग आते हैं, कई लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानेंगे, पब्लिक रिव्यू करेंगे कि कौन जीतेगा इस बार का चुनाव। राजनांदगांव में क्या स्थिति है, भूपेश बघेल जीत पाएंगे कि नहीं, या फिर सांसद संतोष पांडे जो है एक बार फिर से सांसद बनेंगे। वीडियो में बने रहिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुब्बारे का शॉप है, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कृष्णा दास रात्रे। कृष्णा दास रात्रि। एकदम दाढ़ी मुछा बढ़ा ली है। साधु हूँ ना मैं। साधु है। चौका पढ़ने जाता हूँ, सतनाम चौक। अच्छा, ये शॉप आपकी ये दुकान है, ऐसी फुग्गा दुकान लगाता हूँ। कमाई वमाई ठीक ठाक हो जाती है? कमाई थोड़ा कम चल रहा है, उतना ज्यादा नहीं होता। कमाई कम चल रहा है? कम चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि देश में महंगाई अभी कम है कि ज्यादा है? अरे बहुत ज्यादा है महंगाई, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार तो अभी हम लोग चुने हैं, भूपेश बघेल को बनाना है करके चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनीष गौतम। कहाँ से है भाई? यही लोकल राजनांदगांव से। लोकल राजनांदगांव से है। तो क्या लगता है लोकल में क्या स्थिति है? भूपेश बघेल है, पूर्व सीएम है, और सामने पूर्व सांसद है। देखिए, ये तो सेंट्रल का चुनाव है और वर्तमान में ना जनता त्रस्त है और केंद्र सरकार मस्त है। ना बेरोजगार में कोई बात होती सरकार, ना रोजगार में कोई बात करते। बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं है युवाओं के पास में, और ये खाली धर्म की बात करते घूमते रहते हैं। 400 पार बोलते हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव की पूरी 400 पार का नारा दे दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अभी जैसे पत्रकार चैनलों के माध्यम से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा आज बीजेपी को मिला है। क्या है ये? आप खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते हो, एक तरफ ईडी सीडी बेच करके दबाव, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सरकार की, उसका दुरुपयोग करके आप डरा चमका करके उनसे आप पैसे की वसूली कर रहे हैं, और उसी से जो है विधायक और सांसद खरीद फरोख्त कर रहे हैं और अपनी सरकारें बनाते जा रहे हैं सब राज्यों में। अब जनता सब समझने लग गई है, जनता को रोजगार चाहिए, युवाओं को। जनता से बात किए तो जनता तो बोलते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जनता क्या है, देखो बहुत इनोसेंट है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जो पब्लिक है ना बहुत इनोसेंट है। धर्म के नाम से आदमी कुछ भी उनसे करवा लो। अब धर्म राम बीच में आ गए तो फिर जो है बाकी सब चीजें परे हो जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो है रोजगार की कमी है, उद्योग धंधे की कमी। हम प्रॉपर राजनांदगांव की अगर बात करें, एक समय बंगाल नागपुर काटन मिल हुआ करती थी, यही डॉक्टर रमन सिंह के समय वो मिल बंद हुई, उद्योग मंत्री हुआ करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक के राजनांदगांव जिले में ऐसा कोई उद्योग नहीं आया है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ का पैसा जो है, बाहर का कोई इनकम का जो स्रोत है, बाहर के मार्केट में पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे लोगों की बढ़ेगी? यही का पैसा यही गोल गोल घूम रहा है बस। विश्व में देश की फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, मोदी कहते हैं कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी सबसे बेस्ट है। देखिए ऐसा है, आप भी समझ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी जो मार्केट की एक परिभाषा है, जो दिखता है वही बिकता है। अब मीडिया जो दिखा रही है, लोग उसी को सच मान रहे हैं।
पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा है। मीडिया पूरी मैनेज है आज की डेट में, मोदी ने खरीद के बैठ गया है। तो सच्चाई जो है, जब वो फॉरेन कंट्री जाते हैं वहां पर जो निगेटिव जो चीजें होती है उसको पर्दे में नहीं दिखाई जाती। अब राजनांदगांव सीट की बात करते हैं अपन। भूपेश बघेल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कवर्धा, क्योंकि वहाँ एक हिंदुत्व का मुद्दा हावी है। और दूसरी बड़ी चुनौती होगी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे कि महादेव घोटाला हो गया और अन्य घोटाले हो गए, उस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगे? देखिए, ये तो चुनाव स्टंट है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। जब ये आरोप तय कौन करेगा? आरोप तो लगा दिया आपने, धाराएं भी लगा दी, लेकिन ये तो जो है कोर्ट तय करेगी ना। अभी कोर्ट का फैसला आया कैसे, तो आप किसी को आरोपी बना सकते हो? ये चुनाव जीतने के हथकंडे हैं कि ऐसा बलगलाया जाए पब्लिक को, कि ऐसा किया जाए। महादेव की बात कर रहे, महादेव तो बीजेपी सरकार रहते हुए में अभी भी जारी है। और सबसे ज्यादा चंदा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का अगर किसी ने दिया है तो वो गेमिंग जो कंपनी है जो लॉटरी खिलाती है, फ्यूचर गेमिंग जो लॉटरी खिलाती है, उसी ने दिया है। तो सरकार तो खुद उससे फंड ले रही है, खुद उससे चंदा ले रही है। आप महादेव का बात मत करिए, बाकी सभी चीजों पे बात करिए ना। आप भी तो ले रहे हैं, है ना? लेकिन आप लग रहा है कि थोड़ा कांग्रेसी है। और भाई साहब से बात, कहाँ से? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल जो है मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ है? क्यों मोदी के खिलाफ है? मोदी के खिलाफ है। आप भी पढ़े लिखे सज्जन लग रहे हैं। देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। तानाशाह वाली स्थिति आ रही है कि एक पार्टी ही रहे यहाँ पे। ये वाली सोच पे मोदी चल रहे हैं कि पार्टी को खत्म करने की स्थिति में कि कोई भी विपक्ष ना रहे। ये उनकी प्लानिंग है कि पार्टी फंड को ब्रेक कर देना। किसी भी देश में इतिहास होगा आज तक, भारत के इतिहास में आजादी के बाद, कि कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया गया है। दो निर्वाचित मुख्यमंत्री, आरोप ही लगा है, प्रूफ नहीं हुआ है। वही स्थिति भूपेश बघेल जी के ऊपर है, सिर्फ आरोप लगा है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ईडी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें 45 जो धारा है उसमें जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं स्वच्छ हूं। उसका फायदा मोदी जी उठा रहे हैं। किसी पार्टी से है? मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मसला है। बाकी मैं एक ऑल ओवर एक भारत का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि देश में आजादी के बाद पहली बार लोकतंत्र की स्थिति इतनी खराब है। राजनांदगांव में देखा जा रहा है कि पार्टी में ही थोड़ा सा कसमकस है, और जैसे कि सुरेंद्र दाऊ जी है, नया मोर्चा खोल दिए हैं, तो दिक्कतें कितनी बढ़ सकती है? इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तनिक भी नहीं प्रभाव पड़ेगा। ये हर पार्टी में अपना व्यक्तिगत मसला होता है। हाँ, उन्होंने अपनी बात रखी थी, वहां तक अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो स्टेप उठाया वो पार्टी हित में नहीं है और एक कार्यकर्ता के हिसाब से वो उचित नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मसाल यात्रा हुई थी, कांग्रेसी निकाले थे, और आरोप है कि जो आईटी है, आयकर विभाग है, वो लगभग 1800 करोड़ के आसपास का 1832 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल कर रही है। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है पार्टियां बनी हैं। दो प्रमुख विपक्षी पार्टी है देश में, भाजपा और कांग्रेस। दोनों राष्ट्रीय स्तर पर पूरे लोकसभा में चुनाव लड़वाते हैं। पार्टी फंड एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है, आवश्यक चीज है पार्टी फंड होना। पार्टी फंड को रोकने का जो प्रयास किया गया, उससे आप मोदी की बात समझ जाइए कि मोदी जी ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में फंड ही ना रहे, चुनाव भी ढंग से ना लड़ पाए। तो ये गलत चीजें हैं। स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लगना चाहिए, लोकतंत्र है। आप इस बात को सोचिए कि पूरे विश्व के पटल में भारत की स्थिति क्या बन रही है। यूएन का स्टेटमेंट आ गया है, अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है, भारत में जो घटनाएं मोदी के कारण घट रही है उसका विश्व स्तर पे आलोचना हो रही है। हमारे देश की स्थिति, एक इमेज जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में खराब हो रही है। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है भाई साहब? जी, डॉक्टर थानेश्वर पटीला हूँ, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, आप भी कांग्रेस वाले हैं, तो क्या लगता तो आपको कांग्रेसी है और पूर्व सांसद है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।
निश्चित रूप से उनको किसान के बेटे के रूप में छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। बीजेपी जो अब वादा की है, महतारी वंदन योजना हो सकता है, और ये किसानों से जो वादा की थी वो पूरा तुरंत। देखिए, वो फर्जी तरीके से उन्होंने पहले चुनाव के पहले उन्होंने फॉर्म भरवाया था, तो उसका इतना प्रभाव अभी नहीं रहेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए आया है, निश्चित रूप से उसको कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल देवांगन, राजनांदगांव। यहीं से? हाँ। क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टोर है मेरा। मेडिकल स्टोर है। क्या लगता है कि फार्मा सेक्टर कैसा है, ग्रोथ हो रहा है कि कम? फार्मा सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है ना, हो रहा है। अभी तो आप देखे ना, चंदा किसने ज्यादा दिया है। अच्छा, फार्मा सेक्टर ने ज्यादा दिया है। क्या लगता है माहौल किसका टाइट है यहाँ के पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में, यहाँ भी देखो, इंडिया में की बात करेंगे पूरे भारत में तो माहौल अभी फिलहाल तो 50-50 है। 50-50 अगर बीजेपी यहाँ 400 प्लस की बात कर रही है और आप 50-50 बोल रहे हैं। 400 प्लस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है मेरे को लगता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे मुद्दा रहेगा। मुद्दा ये रहेगा जैसे रोजगार है ना, जैसे मेडिकल के फील्ड के बात करो, जैसे जीएसटी थोप दिए, इवन लाइफ सेविंग ड्रग में भी जीएसटी देना पड़ रहा है। सोचो आप, एक तरफ हम डीपीसीयू की बात करते हैं, डीपीसीयू मतलब होता है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसमें कोई मेडिसिन हमको सस्ते दाम में मिल जाए जो लाइफ सेविंग है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम सस्ते में देना चाहते हैं, उसमें मोदी गवर्नमेंट ने टैक्स डाल दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करोगे तो आयुष्मान जो चलता है, आयुष्मान भारत, उसके पैसे नहीं निकलते जल्दी से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंसा हुआ रहता है। उस आयुष्मान में भी देखेंगे तो बहुत सारी इलाज नहीं है, बहुत सारे इलाज को काट दिया, बहुत सारे सर्जरी कट गए, गायनिक सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको काट दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। और रही बात जो जिस बेस पर बीजेपी वोट मांगती है या जिस बेस पर कांग्रेस वोट मांगता है, तो इस बार आप देखेंगे कि फाइट तो है, बट थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेगी ना पब्लिक तो 50-50 का मैटर आ जाएगा। जी जी। और राजनांदगांव में क्या लगता है? राजनांदगांव में तो मुझे ये लगता है, एज ए नागरिक बोलूंगा, कि पूर्व सीएम लड़ रहे हैं भूपेश बघेल जी, एक अच्छा छवि, एक अच्छे नेता लड़ रहे हैं यहाँ से, उसको लोकसभा भेजना चाहिए। नांदगांव के मुद्दा वहाँ उठेगा। और एक चीज तो आप मानो या ना मानो, अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव को चुना लड़ने के लिए, तो जब टीवी हेडलाइंस में बड़े बड़े न्यूज चैनल, जैसे आप देखते हैं कोई भी बड़ा न्यूज चैनल, तो उसमें 2-3 नाम ही चले कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी चुनाव लड़ेंगे, तो राजनांदगांव का नाम आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है इंडिया के मैप में। उन्होंने नांदगांव का नाम पहले ही रोशन कर दिया। राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जो तीसरा चौथा बड़ा नाम वो भूपेश बघेल का, और पूरे छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर इस सीट पर रहने वाली है। इसीलिए तो राजनांदगांव का नाम बहुत अच्छा है। जब इस आदमी ने, भूपेश बघेल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा नाम कर दिया राजनांदगांव का, जब ये जीत के जाएंगे जब लोकसभा में, तो स्वाभाविक सी बात है। सीएम के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, मतलब नाम आ चुका है, एफआईआर हो चुकी है, तो हो सकता है कि उनको एफआईआर होना, चार्जशीट तैयार होना अलग चीज है, लेकिन गुनहगार होना जब तक कोर्ट से ना आ जाए कि आप गुनहगार हो, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तब तक तो आप निर्दोष हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, फार्मा सेक्टर से, कोई किसान है, और 4 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और भाई क्या चर्चा चल रही है? हम लोग मीडिया वाले हैं। अच्छा, मीडिया वाले हैं, ऐसा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्या मीडिया वाले का भी तो पक्ष रहता है। आपका क्या नाम है? हाजी करीम बख्श कुरैशी। अच्छा, क्या क्या माहौल है राजनांदगांव में? अब मैं उतना माहौल की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, और लोगों की सोच बतला रही है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा, कौन अच्छा काम करता है? अब मैं ये नहीं कह सकता, जनता आकलन करेगी, वोट देने वाली जनता है। आपको किसका काम अच्छा लगता है? अब ये बाकी पत्रकारों से पूछते तो बेहतर, मेरे सीनियर है, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे पत्रकारिता में जोड़ा, मेरे सम्मुख खड़े हैं। आप उधर मुखातिब करिए, उनके आदेशों का पालन करता हूँ। नहीं, मेरे तो वरिष्ठ पत्रकार आप लग रहे हैं, आप बताइए, थोड़ा सा एनालिसिस बताइए लोगों को। मैं पत्रकार उम्र में बड़ा हूँ, अच्छा, लेकिन तजुर्बा मेरा कम है, फिर भी इसलिए कुछ तजुर्बा होगा। केंद्र में क्या मोदी सरकार का काम कैसा है? मोदी सरकार तो अच्छा कर रहा है, अच्छा काम, नो डाउट। मोदी का दुनिया में कोई टक्कर नहीं है जी। राम मंदिर बनाए हैं, सब हकीकत है और वो सच बात है। और ये
इससे बेहतर होता, आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि वरिष्ठ लोगों से आप पत्रकार। जी जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है भैया ठाकुर महादेव सिंह चंदेल, संपादक जन आवाज की ताकत। जी, तो संपादक महोदय, समाचार संकेत न्यूज चैनल के सह संपादक। आप लगातार एनालिसिस करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, तो क्या लगता है राजनांदगांव में और केंद्र में? नांदगांव को तो यार एक मुखौटा बना दिए हैं। केंद्र क्या है, केंद्र का चल रहा है 400 सीट, कैसे लाएगा 400 सीट तो देखेंगे, है ना भाई। नांदगांव को क्या है, मीना बाजार बना दिए नेता लोग। नांदगांव में नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, भारी प्रत्याशी, बस हो गया। बस यहाँ के लोग थोड़ा सा नाराज है भारी प्रत्याशी। हाँ, नाराज रहेंगे ही लोग। पूर्व सीएम है, कुछ तो फायदा होगा। हाँ होगा, कांग्रेस को तो होगा, कांग्रेस को होगा। सरकार किसकी बनेगी? सरकार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी तो एक ही पहाड़ा पड़ रहा है ना, मैं मोदी हूँ बोलता है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, हो पाएगा? वो तो एक आध आ जाएगा तो 5 वर्ष और रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा मोदी। ऐसा क्या? हाँ जी जी, धन्यवाद आपका। और